प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। श्री प्रताप सिंह बारठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अतुल कुमार जोशी, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया में बीए फाइनल तथा एमए फाइनल के अंतर्गत चलने वाले भारत का भूगोल पेपर के हिमालयी अपवाह तंत्र विषय पर चर्चा करेंगे। भारत के अपवाह तंत्र की हम बात करें तो भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से हम हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित करते हैं। तो उसमें से जो आज हम चर्चा करेंगे वो हिमालयी अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। हिमालयी अपवाह तंत्र की अधिकांश नदियाँ बारहमासी है, पूरे वर्ष भर इनमें जल रहता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष वर्षा और हिम पिघलने की जो प्रक्रिया है वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में निरंतर जारी रहती है। इसलिए हिम पिघलना और वर्षा दो ऐसे स्रोत हैं जिससे पूरे वर्ष भर हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है, सर्वाधिक ऊंचा भूभाग है। यहाँ से जब नदियाँ पर्वतों से मैदान की ओर अग्रसर होती है तो पर्वतीय भाग में गहरे गार्ज, वी आकार की घाटियाँ, क्षिपिकाएँ और जलप्रपातों का निर्माण करती है तथा मैदान में पहुँचने पर समतल घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, विसर्प और डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये नदियाँ विभिन्न प्रकार के भू आकृतिक का निर्माण करती है, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ बनाती है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उस अपवाह तंत्र को भी हम मुख्य रूप से तीन मुख्य नदियों के आधार पर पुनः विभाजित करते हैं, जिसमें पश्चिमी हिमालय की मुख्य नदी सिंधु है, मध्य हिमालय तथा उत्तर के विशाल मैदान की जो मुख्य नदी है वो गंगा है तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की जो मुख्य नदी है वह ब्रह्मपुत्र है। इन्हीं के आधार पर हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र तीन खंडों में इसका विभाजन करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। सिंधु नदी का जो उद्गम है वह कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तो उद्गम जो बिंदु है वो है बोखरचू और ये हिमनद तिब्बत में सिंगी खम्बान और सैरमुख कहलाता है। अपने उद्गम से निकलने के बाद ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख और गिलगित से प्रवाहित होने के दौरान गार्ज का निर्माण कर दर्दिस्तान में चिल्लड़ के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर तथा कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी के बाएं और दाएं दोनों तरफ से अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जिसमें श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद के अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये एक महत्वपूर्ण 5 नदियाँ हैं जिनको सम्मिलित नाम से पंचनद कहा जाता है। इसमें काबुल के अतिरिक्त दाहिने तट पर मिलने वाली जो अन्य सहायक नदियाँ हैं वो कुर्रम, तोची, गोमल, वियोबा, संगर हैं। ये सभी नदियाँ सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। पंचनद नदियाँ आपस में मिलकर पाकिस्तान में एक मिठानकोट नामक स्थान है, वहाँ सिंधु में मिल जाती है। सिंधु नदी का जो मुहाना है वो अरब सागर में है। अगर हम दिए गए मानचित्र के आधार पर देखें तो आप ये देखिए कि मुख्य रूप से जो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रवाह क्रम है, इसमें ये पंचनद के रूप में सबसे पहले हम बात देखते हैं तो झेलम, उसके बाद चिनाव, चिनाव के बाद रावी, रावी के बाद व्यास और व्यास के बाद सतलज। ये जो पांचों नदियां हैं, ये पांचों नदियां ये एक मिठानकोट स्थान है पाकिस्तान में, वहाँ आकर ये मिल जाती है। सिंधु नदी से संबंधित मुख्य विशेष तथ्य में इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में केवल जम्मू कश्मीर के लेह जनपद, जो कि अब वर्तमान में लद्दाख केंद्र प्रशासित प्रदेश हो गया है, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसकी विसर्जन क्षमता का केवल 20% उपयोग कर सकता है, बाकी का हिस्सा पाकिस्तान को उपयोग के लिए दिया गया है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है जो अभी मानचित्र में हमने देखा सबसे पहली वह है झेलम। तो हम झेलम की बात करेंगे। झेलम का जो उद्गम है वो पीर पंजाल हिमनद गिरिपथ क्षेत्र में वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। पीर पंजाल गिरिपथ में वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है और ये वुलर झील से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है।
तो ये जो झेलम है इसका उद्गम बिंदु वह शेषनाग झील है। उसके बाद चिनाब नदी में जाकर मिलती है। श्रीनगर के पास ये विसर्प का निर्माण करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूरी नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जिसे बास मंगल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में चिनाब से मिलने से पहले झेलम नदी पर एक मंगला डैम का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा के साथ होकर बहती है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल व उरी परियोजनाएं अभी वर्तमान में चलाई जा रही है। दूसरी जो प्रमुख सहायक नदी है सिंधु की, वह है चिनाब नदी। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में हम इसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी बारालाचाला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग के निकट तांडी एक स्थान है, वहाँ मिलने से बनती है। तो चिनाब जो नदी है वो बारालाचाला दर्रे के दोनों ओर से दो नदियाँ आती है, चंद्र और भागा, उन दोनों के मिलने से तांडी नामक स्थान है जहाँ मिलती है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिम में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गाज बनाने के बाद अखनूर के निकट मैदानी खंड में प्रवेश करती है। चिनाब पर जो महत्वपूर्ण परियोजना है, जल परियोजनाएं, वह बगलिहार, सलाल और दुलस्ती महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। तीसरी जो मुख्य नदी है उसकी हम बात करेंगे तो वह है रावी नदी। रावी जो नदी है उसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में वृद्ध हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम में होता है। ये चंबा घाटी में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब में जाकर मिल जाती है। यह सिंधु के बाएं तट से मिलने वाली पंचनद की नदियों में से एक प्रमुख नदी है। रावी नदी पर चमेरा व थीन, जिसको रणजीत सागर नाम है, थीन बांध परियोजना, जिसको रणजीत सागर बांध परियोजना भी कहते हैं, मुख्य परियोजनाएं हैं। चौथी प्रमुख नदी है व्यास नदी। यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। धौलाधर श्रेणी में कांति व लारगी में घास का एक निर्माण करती है। पंजाब के होशियारपुर जिले में तलवाड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है तथा हरीके नामक स्थान पर सतलज में मिलती है। इसके मिलन स्थान पर एक हरीके बांध बनाया गया, हरीके बैराज। हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, उसका निर्माण राजस्थान में सिंचाई के लिए, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय जिले, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा इसी पर पेयजल परियोजनाएं भी बनाई गई है। ये पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। सतलज नदी ये तिब्बत के पठार की राकेशताल झील से निकलती है और वहाँ इसे लांगचेन खम्बाम नाम से जाना जाता है। तो सतलज का जो तिब्बत में नाम है वो है लांगचेन खम्बाम। ये भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर एक प्रवाहित होती है और सिपकिले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। राकेशताल से निकलकर यह नदी पश्चिम में प्रवाहित होती है और हिमाचल में गहरी घाटी का निर्माण करती है। भाखड़ा नांगल परियोजना हरीके बैराज इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण ये भारत के महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है। सतलज नदी भी फिरोजपुर से फाजिल्का, पंजाब के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए बहती है। सतलज नदी की जो कुल लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है, जिसमें से 1050 किलोमीटर ये है भारत में बहती है। तो ये जो 5 नदियाँ थी वह सिंधु की सहायक नदी और सिंधु अफवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। दूसरा जो हमारा अफवाह तंत्र है वो है गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र जो है वो संतोपंथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी और देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। अर्थात गंगा जो है वो 2 नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी। इन दोनों के देवप्रयाग में मिलने के बाद वो संयुक्त रूप से उसका नाम गंगा होता है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की हम चर्चा करें तो देखिए, बाएं तट पर जो नदियां मिलती है वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली जो नदियां हैं वह यमुना, सोन, टॉन्स, कर्मनाशा हैं। अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं जैसे पिंडार नदी बाएं तट से कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी नदी दाएं तट से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है।
धौलीगंगा और विष्णुगंगा अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। हम गंगा की बात करें तो पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु तक बहती है। यहाँ ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली पश्चिम बंगाल के नाम से जानी जाती है, जो हुगली है वो पश्चिम बंगाल में, तथा दूसरी धारा भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद ये पद्मा और अंततः मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं नदी संगम, विष्णुप्रयाग जो है वहाँ धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है। कर्णप्रयाग जो है वहाँ पिंडार और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग जो है स्थान वहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा दो नदियाँ आकर मिलती है। इस मानचित्र में हम देखते हैं तो देखिए कि नदियों का जो क्रम है उसमें बद्रीनाथ, फिर उसके बाद धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग में आकर धौलीगंगा मिलती है और अलकनंदा मिलती है। नंदप्रयाग में आकर नंदाकिनी एक नदी अलकनंदा में आकर मिलती है। एक पिंडार नदी आती है जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। गंगोत्री से जो निकलने वाली नदी है भागीरथी व देवप्रयाग में आकर मिलती है। तथा यमुनोत्री जो यमुना के नाम से यमुनोत्री से निकलती है वो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। गंगा के दाएं और बाएं तटों से अनेक सहायक नदियां मिलती है, जिसमें यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बंदरपूंछ चोटी की यमुनोत्री नद से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा के दाएं तट पर मिलती है। सोन भी गंगा के दाएं तट पर मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि नदियाँ यमुना के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल की सहायक नदियों में जैसे हम बात करें तो बनास, काली सिंध, कूनो आदि हैं। बनास की सहायक नदियों में खारी, धुंध प्रमुख हैं। तो एक चेन बनती है, गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल, चंबल की सहायक बनास, बनास की सहायक फिर हमारी जैसे खारी, बेड़च, कोठारी। तो ये जो संपूर्ण नदी क्रम है, ये संपूर्ण नदी क्रम गंगा नदी अपवाह क्रम कहलाता है। अर्थात एक छोटा सा छोटा नदी रूप जो कि किसी अन्य नदी में मिलकर वह किसी अन्य नदी में मिलकर जब उसका जरा जल गंगा नदी में कहीं आकर मिलता है तो वह संपूर्ण जो क्षेत्र है वो गंगा नदी अपवाह तंत्र में सम्मिलित होता है। कोसी जो है वो गंगा के बाएं तट से मिलती है। इसके द्वारा अपने नदी मार्ग के अधिक कटाव व मार्ग परिवर्तन के कारण इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। गोमती, घाघरा, गंडक आदि गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां हैं। वितरिका किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है कि मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती वह वितरिका कहलाती है। जबकि सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी में मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है, जैसे यमुना और सोन। हम बात करते हैं दामोदर, हुगली के दाएं तट की प्रमुख नदी जो बंगाल का शोक कहलाती है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया बनाया गया है। तो गंगा नदी से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में है। भारत की नदियों में इसका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया तथा 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा व यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी अपने प्रवाह क्रम में निम्न नामों से जानी जाती है। तो अगर हम राज्यों के आधार पर बात करें तो आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में से गंगा कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे दो वितरिकाओं में बंटने के पश्चात इसके दो अलग अलग नाम होते हैं। हुगली पश्चिम बंगाल में कहते हैं और भागीरथी जो है वो मुख्य शाखा के रूप में बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से पुकारते हैं और मेघना से मिलने के पश्चात अंततः ये मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल लगभग 19 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। ये बिजनौर जिले से प्रवेश करके बलिया जिले से बाहर जाती है। तो मुख्य रूप से ये गंगा नदी से संबंधित वह फैक्ट्स हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमानी
चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलने के पश्चात तिब्बत में ये सांपो के नाम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तिब्बत में से रांगपो शांगपो इसकी एक दाहिने तट की प्रमुख नदी है जो इसमें जाके मिलती है। इसके बाद ये एक सिंटेक्शियल बैंड के सहारे नामचा बरवा के निकट मध्य हिमालय को काटती हुई यंग्याप दर्रे के द्वारा दक्षिण दिशा में मुड़कर यू टर्न लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसको 60 जो वर्ड है सिंटेंशियल बैंड, ये एक अक्षसंगीय मोड़ है जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया में हुआ। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में आपस में टक्कर होती है तो उस टक्कर के कारण दो सिरों पर जहाँ की दबाव की अधिकता थी उस स्थान पर ये भूभाग मुड़ गया। तो जो मोड़ है वो अक्षसंगीय मोड़ कहलाता है हिमालय का। वहाँ से ये नदी अपना डायरेक्शन पूर्व से दक्षिण की ओर करती है और फिर एक यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो वहाँ इसका नाम सियांग और दिहांग के नाम से जानी जाती है। सियांग भी कहते हैं या इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग और लोहित नदी के बाएं तट से मिलने के बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो या सांपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जब ये जाती है तो वहाँ जमुना के नाम से ये जानी जाती है। तो बांग्लादेश में जो इसका नाम है वो जमुना हो जाता है। यह अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह मार्ग देखें तो इस मानचित्र में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है और ये जो अक्षंगी मोड़ है यहाँ से यू टर्न लेकर प्रवेश करती है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में, असम में होते हुए फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करके इसी तरफ से जो है गंगा नदी आकर मिलती है इसमें और फिर बाद में लास्ट में ये जमुना और मेघना के नाम से तो ये आगे आकर इस स्थान पर ये नदियाँ मिल जाती है ब्रह्मपुत्र और ये गंगा नदी अपवाद तंत्र। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का बांग्लादेश में जाकर मिलन होता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये देखिए विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है जो गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है जिसमें सिल्ट का अत्यधिक मात्रा में निक्षेपण होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धूबरी तक का जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्व का एक सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं और बाएं दोनों तटों पर अनेक सहायक नदियां मिलती है जिसमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोच, तिस्ता इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं, जबकि दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना, बराक इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां माकू, तरंग, तुईवई, जीरी, सोनाई, रुकनी, कांतखल, धलेश्वरी, लंगाचीनी, मधुआ, जटिंगा है। लोहित नदी को सामान्य रूप से खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। हम हिमालय के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नदी परियोजनाओं की बात करेंगे। तो भारत में अगर हम नदी द्रोणी के घटते क्रम में बात करें तो देखिए सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्रम है गंगा का है। ये प्रश्न पूछा जाता है प्रमुख नदी द्रोणी का क्रम। तो पहला गंगा, दूसरा सिंधु, तीसरा गोदावरी, चौथा कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी ये क्रम है। हिमालय से संबंधित नदी क्रम में देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना संबंधित नदी सतलज नदी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे संबंधित राज्य हैं। इंदिरा गांधी परियोजना सतलज जो व्यास नदी पर है जिससे लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। पोंग परियोजना व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित है, राजस्थान भी इससे लाभान्वित होता है। चमेरा परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। थीन परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित होते हैं। नाथपा जाखरी जो परियोजना है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। बगलिहार चिनाब पर जम्मू कश्मीर में। दुलस्ती चिनाब पर जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। उरी परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। टिहरी परियोजना बिलांगना व भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तराखंड में है। टनकपुर परियोजना काली नदी जिसको शारदा भी कहते हैं उत्तराखंड और नेपाल में है।
गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल इससे लाभान्वित होते हैं। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, जो बिहार और नेपाल दोनों लाभान्वित होते हैं। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश लाभान्वित होता है। बाण सागर परियोजना सोन नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार लाभान्वित होता है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान चंबल नदी पर है। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर झारखंड, पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना जिससे कि झारखंड और पश्चिमी बंगाल लाभान्वित होते हैं, मयूराक्षी नदी पर है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश लाभान्वित होता है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान लाभान्वित होता है। कोलधाम परियोजना सतलज नदी पर है और उससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है। मंडी परियोजना व्यास नदी पर है, उससे हिमाचल प्रदेश प्रभावित होता है। कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में है। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना बराक व तुईवाई नदी पर है, जो मणिपुर लाभान्वित होता है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड लाभान्वित होता है। इस आधार पर ये जो प्रमुख नदियाँ हैं उसकी परियोजना है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी मदद करेगी। और अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे। आप भारतीय मानचित्र और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस के माध्यम से अपने घर पर नोट्स बनाकर अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।